ठीक है। बनास नदी का जो अफवाह क्षेत्र था वो कौन कौन सा था आपके? राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई। राजसमंद के कितने क्वेश्चन? 4। कौन कौन सा बोलो? सबसे पहले कहाँ से उद्गम? खमनोर की पहाड़ियों से। फिर कोई सभ्यता? गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता। कोई बांध? नंदसमंद बांध। और एक वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ नाथ द्वारा है, वो आपके बनास नदी के किनारे। 4 क्वेश्चन। चित्तौड़ से कोई क्वेश्चन? एक मात्र कुंडिया बांध। मात्र कुंडिया बांध से मोस्ट है, आपको याद रखना है। मात्र कुंडिया से प्रारंभ आंदोलन, एक ही आंदोलन। और ये क्षेत्र कौन सा था? भोमट। तो इसको आप क्या कहते हो? भोमट आंदोलन। किसने शुरू किया था? मोतीलाल नेजावत। 1921 की बात है। ठीक है। यहाँ भीलवाड़ा के 2 क्वेश्चन है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में सबसे पहले तो आप नानसा में कौन सी नदी? कोठारी नदी मिली थी। यहाँ कोई संप्रदाय? दांतड़ा संप्रदाय। दांतड़ा संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो नानसा भीलवाड़ा में। कोठारी नदी मिली थी। तो यहाँ आज हम उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कोठारी, फिर आपके और एक आ गया बिगोद में आपने त्रिवेणी संगम। बिगोद में कौन कौन सी 3 नदियाँ? मेनाल, अच्छा ठीक है, अजमेर, टोंक में सर्पाकार बहती है। फिर यहाँ कोई नदी मिली थी, कौन सी? राजमहल के अंदर। राजमहल में खारी, डाई और बनास, त्रिवेणी संगम का निर्माण। फिर आगे बिसलपुर बांध। चलिए, और कितना ही है? फिर आपके सवाई माधोपुर में एक नदी मिला, मोरेल नदी मिली थी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना मोरेल बांध का है सवाई माधोपुर, इतना याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया था? त्रिवेणी संगम कर दिया। आज उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मेनाल नदी का आपको सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखना है। मेनाल जलप्रपात कहाँ है? मेनाल जलप्रपात, मेनाल भीलवाड़ा। मेनाल जलप्रपात कहाँ है? भीलवाड़ा। बस इतना ही याद रखना है मेनाल नदी से, और कुछ याद नहीं करना। आज हम उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बनास की फेमस सहायक नदियों में आपके पहले जो नदी आती है उसका नाम है कोठारी। कौन सी नदी? कोठारी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएगी। देखो, कोठारी नदी का जो उद्गम होता है वो दिवेर से होता है। दिवेर कहाँ पर है? राजसमंद। अरे मेवाड़ का मैराथन नहीं कहते हैं क्या दिवेर के युद्ध को? और थर्मोपल्ली किसको कहते हैं? हल्दी घाटी को। तो ये दिवेर आपने महाराणा प्रताप के साथ कहीं ना कहीं पढ़ोगे, तो उस दिवेर से निकलती है आपके कौन सी नदी? कोठारी। 140-45 के लगभग इसका आपके लंबाई है, ज़्यादा कुछ ऐसा याद नहीं करना। यहाँ से ये नदी सीधा, मैंने आपको बता दिया था कि कोठारी नदी सारे क्वेश्चन कहाँ से बनाएगी? बस तो सीधे चले ले जाओ इसको भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में इस पर एक बांध बना दो, मेजा बांध। मेजा बांध कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में। मेजा बांध को भीलवाड़ा की लाइफ लाइन कहा जाता है। ये बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। फिर आगे आ जाओ, इस पर एक सभ्यता कल बताई थी, बोलो कौन सी? बागोर की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता है कहाँ पे? आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, भीलवाड़ा। फिर नदी देखना, फिर कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पे। मैंने इसकी 3-4 विशेषताएं कल बताई थी। बताओ। आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय, इसको आदिम संस्कृतियों का क्या कहते हैं? संग्रहालय। और पशुपालन के राजस्थान में प्राचीनतम अगर साक्ष्य मिले हैं तो, और 14 प्रकार की खेती। कितनी प्रकार की? 14 प्रकार की कृषि के जो अवशेष मिले हैं वो भी आपके कहाँ मिले हैं? बागोर में। ठीक है। फिर आपने कोठारी को कहाँ मिला दिया था? भीलवाड़ा में ही तो मिलाया था ना। नानसा। नानसा में किस नदी में मिलाया इसको? बनास में। कहानी खत्म है इसकी। नानसा कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ? दांतड़ा। ये लीजिए, संप्रदाय क्लियर, सभ्यता क्लियर, बांध क्लियर और नदी क्लियर। ज़्यादा मोटी चीज़ कुछ नहीं है। कोठारी नदी में फिर कह रहा हूँ आपको ध्यान रखना, कोठारी नदी ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनाती है? भीलवाड़ा से। क्लियर है? कोठारी नदी का हमने पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, वापस एक बार का रिवीजन कर लेना, ठीक है। ये कोठारी हो गई भाई। बागोर सभ्यता की क्या बताई थी विशेषता? वापस बोलना है कुछ। आदिम संस्कृतियों का और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, 14 प्रकार की कृषि। चलिए, अगली जो नदी है मोस्ट है भाई, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाली नदी आ रही है अब। अगली नदी का नाम है आपके बेड़ज। नदी का नाम क्या है?
बेड़च नदी। देखिए बेड़च नदी जो है ना, इसका उद्गम होता है आपके गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। अब गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पहले तो इसका बहाव क्षेत्र देखो, देखो ये उदयपुर है, उदयपुर से ये जो आपकी नदी है ये जाएगी चित्तौड़। कहाँ जाएगी? और चित्तौड़ से आप ले जाओगे इसको सीधा भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम करवाने के लिए। तो ये इसका 3 जिलों में बहाव क्षेत्र रहेगा, उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा मिला तो पहले कहाँ मिलाया था बेड़च को? बिगोद। जो याद है पहले वो तो क्लियर कर दो ना। बिगोद के अंदर त्रिवेणी संगम करा दो। किस किस का करवाया था? मेनाल, बेड़च और बनास। ये आप पढ़ चुके बनास के अंदर। तो हमने सबसे पहले क्या किया? नदी का उद्गम किया और फिर उसका बहाव क्षेत्र देख लिया, उदयपुर, फिर जाएगी चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से ये आपके भीलवाड़ा में बिगोद में इसका त्रिवेणी संगम हो गया। अब आप इस नदी के बारे में सुने ध्यान से। गोगुंदा कहीं पे पढ़ा है? पहले आपने पढ़ा था भोराट का पठार। भोराट का जो पठार है वो कहाँ से कहाँ तक है? गोगुंदा से कुंभलगढ़। गोगुंदा से कहाँ तक है? और ये जगह कौन सी है? इस नदी का उद्गम कहाँ है? हम ये कह सकते हैं क्या कि भोराट के पठार से निकलती है? गोगुंदा है, इसका मतलब अगर परीक्षा में पूछ ले कि बेड़च नदी का मुख्य रूप से आपके किस पठार से निकलती है, तो पठार अगर पूछ ले तो आपको क्या देखना है? भोराट का पठार। वापस बताओ कहाँ से कहाँ तक? गोगुंदा से कुंभलगढ़। और मैंने आपको कहा था एक दुर्ग हमेशा याद रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग। आपसे पूछ ले किस पठार के पास है तो आप क्या कहोगे? भोराट का पठार। तो पहले तो पठार से क्लियर करो। अब देखिए इस नदी को ले चलो। इस नदी का जब उद्गम होता है ना भाई, तब इस नदी को कहते हैं आयड़ नदी। नदी का नाम क्या हुआ भाई? उद्गम के समय जब गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलेगी तो इस नदी का नाम होगा आयड़ नदी। और इस आयड़ नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम था आहड़ सभ्यता। सभ्यता का क्या नाम है? तो मैं ये कह सकता हूँ आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में है। किस नदी के किनारे है? तो हम कहेंगे बेड़च। बेड़च नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं? आयड़ नदी के किनारे। अब इस सभ्यता के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। इसको कहते हैं ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? इसका मतलब राजस्थान में तांबे के सबसे ज्यादा, राजस्थान में तांबे के सबसे ज्यादा अगर औजार कहीं पे मिले हैं तो आपको ध्यान रखना है कहां पे मिले थे? आहड़ से। इसको कहते हैं काले व लाल मृद भांड वाली सभ्यता। मिट्टी के बर्तन, मृद का मतलब मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन। लाल और काले मृद भांड वाली सभ्यता। राजस्थान में सबसे ज्यादा मृद भांड भी जो पाए गए हैं वो कहां पे? आहड़ में ही पाए गए। एक क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि अनाज रखने के पात्र गोरे कठोरे, नाम ऐसा था, गोठे कटोरे कुछ ऐसा नाम दे दिया था। ये मृद भांड कहाँ पाए गए हैं? तो अगर आप शब्द पकड़ लेते हैं ना मृद भांड, मृद भांड का सीधा सा उत्तर आपको क्या करना है? आठ। धूलकोट की सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। थोड़ा और अपन इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा एक इसके साथ नाम याद कर लेना है, HD सांकलिया। HD 3-4 मोटी मोटी बातें याद करो, बाद में तो आप बाद में पढ़ते रहना आप। HD सांकलिया का संबंध किस सभ्यता से है? आहड़। आहड़ जिसको ताम्रवती नगरी कहते हैं, धूलकोट की सभ्यता कहते हैं, काले व लाल मृद भांड वाली सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको आघाटपुर और आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ये मोटी मोटी याद रख लेना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है आहड़ सभ्यता वो किस नदी के किनारे हो गई? बेड़च नदी के। अब देखिए बेड़च नदी यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ेगी। अब बेड़च नदी क्या करती है? एक झील है जिसका नाम है उदय सागर। इस उदय सागर झील, अभी उदयपुर में पढ़ रहे हैं अपन, चित्तौड़ तो गए नहीं, अभी कहाँ पढ़ रहे हो आप? उदयपुर। इस उदय सागर झील को जल की आपूर्ति करती है कौन सी नदी? अब ये नदी यहाँ तक उदय सागर तक तो कहलाई आयड़, और उदय सागर के जस्ट आगे की तरफ आप इसको जब निकालोगे तब इसका नाम हो जाता है बेड़च। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि आयड़ नदी का नाम बेड़च पड़ता है फतेह सागर झील के बाद, उदय सागर झील के बाद, पिछोला झील के बाद। तो ध्यान रखना है आयड़ का नाम बेड़च किसके बाद पड़ेगा? उदय सागर। और उदय सागर झील है कहाँ पे? उदयपुर में। उदय सागर झील को जल की आपूर्ति करने वाली नदी बेड़च या आयड़, आपके अकॉर्डिंग एग्जाम कुछ भी पूछे तो हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए फिर आगे चलो, यही बेड़च नदी बह रही है। एक सभ्यता है बालाथल। सभ्यता का नाम क्या है कहाँ? उदयपुर। ये बालाथल जो सभ्यता है वो भी बेड़च नदी के किनारे है। बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। विशेष बात ध्यान रखना, इसका एक क्वेश्चन आप याद करो, बाकी तो सभ्यताओं में आप करते रहना। यहां सिर्फ इतना ध्यान रखना, 11 कमरों का विशाल भवन, 11
कमरों का विशाल भवन अगर राजस्थान में कहीं पर पाया गया है तो वो एकमात्र सभ्यता कौन सी है? बालाथल। बालाथल सभ्यता पहले तो बताओ है कहाँ? किस नदी के किनारे? इसकी एक विशेषता 11 कमरों का विशाल भवन, 11 कमरों का जो विशाल भवन है वो कहाँ पाया गया? आपके बालाथल में। अभी आप उदयपुर में आपके देख लो कितने क्वेश्चन बना दिए इसने। एक तो गोगुंदा से निकल गई, फिर एक आहड़ सभ्यता, फिर एक उदय सागर और एक बालाथल। 4 क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए। मैं थोड़ा इसको वापस मिटाना पड़ेगा एक बार का। चार क्वेश्चन कौन से थे उदयपुर वाले? आप बोलते जाना, देखें वापस। सबसे पहले आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। दूसरा बोलो उदय सागर झील के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? उदय सागर झील के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। चलिए आगे, बालाथल। बालाथल, बालाथल सभ्यता उदयपुर में किस नदी के किनारे? बेड़च या आयड़। कितने? 4 क्वेश्चन। अब आप ले जाओ कहां पे? अब यहां से ये नदी देखो चित्तौड़गढ़ में जैसे ही प्रवेश करती है, इस पर एक बांध बना दिया गया जिसका नाम है गोसुंडी बांध। गोसुंडा है ना, सुंडी, सुंडा और सुंडी दोनों रहे बेटे, गोसुंडा भी और गोसुंडी भी है। तो ध्यान रखिए गोसुंडी बांध जो है वो किस नदी पर है और कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब देखिए ये चित्तौड़गढ़ में जैसे ही थोड़ी ऊपर की ओर बहती है, ऐसे बहेगी। तो चित्तौड़गढ़ का जो जिला मुख्यालय है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये नदी जो है ना ये चित्तौड़ के इधर वाले भाग में बहती है, वो टुकड़े में नहीं बहती। मुख्य जो चित्तौड़गढ़ है वहां बहती है। तो चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय, आपको परीक्षा में पूछ लेना कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय किस नदी के किनारे है, तो आप चंबल मत कर देना। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय जो है वो आपके किस नदी के किनारे है? बेड़च। अब यहां से ये नदी थोड़ी आगे की तरफ और बढ़ती है, तो चित्तौड़गढ़ तो लिख ही दिया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के बाद एक दुर्ग आ जाता है जिसको कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आ गया? अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास जैसे ये नदी पहुंचती है, इधर से एक छोटी सी नदी, ये भी आपके देखो एमपी से आती है, और इस नदी का नाम है गंभीरी। एमपी से सीधा ये चित्तौड़ में प्रवेश करती है, आपको इतना ध्यान रखना है। कहां प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ में। तो एमपी से ये चित्तौड़गढ़ में आती है, और यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में ये गंभीरी नदी किस में आके मिल गई? बेड़च नदी में। तो हम ये कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला, आपको पहले तो पठार बताओ कौन से पठार पे है ये? मेसा का पठार। पठार कौन सा? मेसा पठार। अब आपसे पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पे है? बेड़च और अब देखिए इतिहास का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आया था देखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान के दौरान, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान के दौरान अपना डेरा किन 2 नदियों के मध्य डाले रखा? कहां? बेड़च और था। इतिहास का क्वेश्चन पूछ लिया ज्योग्राफी से। जिनको ये पता था कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो आपके बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पे है, नो डाउट अलाउद्दीन यहीं पे डेरा डालेगा ताकि इधर से भी आक्रमण नहीं हो और इधर से भी आक्रमण नहीं हो। तो इन 2 नदियों के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने डेरा डाला था। अब थोड़ा सा देखें, देखो 28 जनवरी को 1303, 28 जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे डेरा डाल दिया था, और 26 अगस्त को उसने जीत लिया। 26 अगस्त 1303। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है, देख ला कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग कितने माह अपना डेरा, कितने करोगे? तो इस चित्र में आप जब ये चित्र बनाओ तभी आप देख लेना, अलाउद्दीन 8 माह तक चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाले रहा। कितने महीने तक? आया कब था? 28 जनवरी, गया कब? 26 अगस्त। लगभग कितने? 8 महीने। 1303 की कहानी है, रतन सिंह वो पद्मनी वाली, वो आप पढ़ते रहना, इतिहास में देखते रहेंगे। तो चित्तौड़गढ़ मुख्यालय भी बेड़च नदी के किनारे है, और चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो भी कहां पर है? बेड़च नदी के किनारे। बेड़च और गंभीरी दोनों नदियों के संगम पे। गंभीरी नदी हमें और कुछ नहीं पढ़नी, लेकिन मैंने आपको बताया था एक चित्तौड़ में बह रही है ये, तो गंभीरी परियोजना कर दूं क्या? एक गंभीरी परियोजना अगर परीक्षा में पूछ ले, देखो ये एक ही जिले में बहेगी, गंभीरी जो है वो एक ही जिले में बह रही है। कहां पे? चित्तौड़ में। वो चित्तौड़ में जाके मिल जाएगी। तो अब इस नदी पर एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है गंभीरी परियोजना। आपको परीक्षा में पूछ ले गंभीरी परियोजना किस जिले में चल रही है, आप कर देना चित्तौड़। फिर मैंने आपको और बताया था ब्राह्मणी और ओरई नदियों का उद्गम बस्सी अभयारण्य से होता है। मैंने कहा था कि भाई
ब्राह्मणी हमने पढ़ ली, चित्तौड़ के दोनों खंडित भागों को मिला रही थी, है ना, भैंसरोडगढ़ के पास जाके मिल रही थी। मैंने कहा ओरई का और कुछ याद मत करना। ओरई का आपने क्या याद किया था? ओरई परियोजना। कौन सी परियोजना? अब ये ओरई परियोजना भी कहाँ चल रही है बताओ? चित्तौड़गढ़ में। ओरई परियोजना भी कहाँ चल रही है? और गंभीरी परियोजना भी कहाँ चल रही है? चित्तौड़गढ़ में। गंभीरी नदी समाप्त। अभी हम पढ़ रहे हैं बेडच। अब इसने चित्तौड़गढ़ उदयपुर में चित्तौड़ में कितने क्वेश्चन बना दिए? 2 और 1 3। चित्तौड़गढ़ सबसे पहले तो इस पर एक बांध बना दिया, घोसुंडी बांध। फिर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय, फिर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय इस नदी के किनारे, फिर चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला जो कहाँ पर स्थित है? मेसा के पठार पे। ये किन 2 नदियों के संगम पर? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? कितने माह तक? किन 2 नदियों के बीच में? बेडच और गंभीरी के बीच में उसने अपना डेरा डाले रखा। अब यहाँ से ये नदी आगे बढ़ा दो और आगे बढ़ा के ले जाओ आपके बिगोद। बिगोद कहाँ पर है? भीलवाड़ा। बिगोद कहाँ पर है? और यहाँ कौन कौन सी नदियों का संगम किया था आपने? मेनाल, बेडच, बनास। फिर मैंने आपको इसकी एक सहायक नदी यहाँ और क्लियर कर लेना, मेनाल। मेनाल से सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखें, मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात कहाँ पर है? भीलवाड़ा। ये 3 नदियाँ इसके साथ वाली क्लियर। कोठारी पढ़ ली। बेडच का आपको ध्यान रखना है, तो बताओ एक बार, बेडच का नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है? बोराट के पठार। बोराट का पठार गोगुंदा से। अरे ये याद रखें आप, बाकी सब तो सबको आता है, थोड़ा एक्स्ट्रा रखें। बोराट के पठार से निकलती है ये नदी। जैसे ये नदी निकली, इसके किनारे एक सभ्यता विकसित कर दो, जिसको क्या कहते हो? ताम्रवती नगरी। धूलकोट की सभ्यता, काले व लाल मृद भांड वाली सभ्यता। आघाटपुर कह सकते हो, आघाट दुर्ग कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बस ये नदी में तो इतना ही है। देखो, आहट सभ्यता की जब खुदाई हुई थी ना, तो यहाँ पे जो मिले थे, देखो एक तो मिले थे यहाँ पे नाप तोल में यूज आने वाले बाट, और एक रंगाई और छपाई में काम आने वाले ठप्पे। क्या क्या मिला था यहाँ पे? एक तो नाप तोल में यूज आने वाले बाट मिले थे, और एक रंगाई और छपाई में काम आने वाले ठप्पे। अब आप खुद सोचो, अगर आप अनुमान लगाओ कि यहाँ के लोग क्या करते थे, तो ये सारा का सारा काम देख लो आपके व्यापार में काम आता है। कपड़े, छपाई और बाट कहाँ? जहाँ तोलने के काम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आहट जो सभ्यता थी वो एक व्यापारिक सभ्यता थी। क्या थी? एक व्यापारिक सभ्यता। तो वो भी याद रख लीजिए, निम्न में से व्यापारिक सभ्यता का नाम आते ही आप कहाँ करोगे? आहट। अच्छा सुने, फिर और बता देता हूँ। इसका एक नाम मैंने बताया था धूल, और एक है कोट। धूल कोट, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, धूल आपा देखो, आपा 2 प्रकार का जीवन जीवा, एक शहरी और एक ग्रामीण। आपने ज्यादातर धूल घट देख पता नहीं मिला, धूल तो ज्यादा घट मिला गांव में ही मिलन है। तो ध्यान रखिए, जो ग्रामीण सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? अब फिर मैंने एक नाम बताया था, HD सांकलिया। HD सांकलिया का संबंध किससे लोगे आप? आहट से। और एक काले और लाल मृद भांड वाली सभ्यता। काले और लाल मृद भांड वाली सभ्यता भी कौन सी कहलाती है? आहट। थोड़ा सा इसके बारे में 5-7 क्वेश्चन हमेशा याद रखें। यह है इस सभ्यता का बेसिक, जो जैसे ही कोई आहट कहे, हमारे आहट कहते ही सीधा सा दिमाग में आने चाहिए। आहट सभ्यता उदयपुर में है, बेडच नदी के किनारे। इसके उपनाम है ताम्रवती नगरी, धूलकोट की सभ्यता, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, और एक लाल व काले मृद भांड वाली सभ्यता। लाल व काले मृद भांड वाली ये सभ्यता है। और इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापारिक सभ्यता थी है। कैसे कह सकते हो व्यापारिक थी? क्योंकि यहाँ पे नाप तोल में प्रयोग आने वाले बाट, और रंगाई और छपाई में काम आने वाले ठप्पे, और मृद भांड सबसे ज्यादा जो मिले हैं वो यहाँ पे मिले हैं आपके आहट में। ठीक है ना? तो एक बार परीक्षा में पूछ लिया था ऐसे, उसमें क्या है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। अगर आप एक शब्द पकड़ लो, कई बार हम कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन न तो गाइडों में है, न कहीं नोट्स में है, कहीं नहीं मिल रहा, वो मिल जाता है उसी पेपर में। आप उसमें से एक शब्द ऐसा पकड़ो जो कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ है। आप देखोगे मृद भांड वाला आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, और मृद भांड मोटे मोटे आपकी अगर आएगी तो कहाँ से आएगी? आहट से। तो थोड़ा सा आप देखते हैं, एक नाम याद रखना, HD सांकलिया का संबंध किससे? आहट सभ्यता। एक नाम याद रख लो, 2nd ग्रेड में आया था, 3rd ग्रेड में आया था, और राजस्थान पुलिस में आया हुआ है, ये बार बार पूछा जाता है, HD सांकलिया। तो इतना क्लियर हो गया। अब आहट के बाद आप कहाँ ले गए इसको?
उदय सागर के बाद इसका नाम क्या कर दोगे, क्या कर दोगे? तो उदय सागर झील को जल की आपूर्ति कौन सी करेगी? बेड़च नदी। बेड़च कह दो, आहड़ कह दो, दोनों में से एक नाम आएगा, दोनों तो आने से रहे। फिर इसके आगे आप और ले जाओ इसको, इसके किनारे एक सभ्यता विकसित करो, बालाथल। बालाथल सभ्यता है कहाँ? उदयपुर में। किस नदी के किनारे? विशेषता बताओ। 11 कमरों का विशाल भवन, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बालाथल का अगर कोई क्वेश्चन आए तो यही आता है, 11 कमरों का विशाल भवन। बागोर से क्या आएगा? आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय, आदिम संस्कृतियों का, और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, और अच्छा गिलुंड से क्या पूछेंगे? गिलुंड कहाँ पर है? कहाँ पे है? राजसमंद। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। और एक वो गणेश जी वाला गांव, मोडिया, मोडिया मगरी। मोडिया मगरी का संबंध किस सभ्यता से लोगे? गिलुंड सभ्यता। अब गणेश जी को ये मत कहना कि सर ने आपको कहा है बने बनाए गिलुंड, तो गिलुंड तो कोई सभ्यता का नाम है भाई। क्या नाम है? सभ्यता का नाम है गिलुंड सभ्यता। आ जाओ, गिलुंड सभ्यता कहाँ है? राजसमंद। गिलुंड सभ्यता कहाँ पे होगी? राजसमंद। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गए। बालाथल सभ्यता 11 कमरे। कितने कमरे? अब कमरों की संख्या नहीं, 11 12 13 ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा विशाल भवन है ना, बहुत बड़ा विशाल भवन। चलिए 4 क्वेश्चन आपने उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, इसमें एक बांध बना दिया आपने, कौन सा बनाया? फिर चित्तौड़गढ़ का जिला मुख्यालय किस नदी के किनारे? बेड़च के। किस नदी के किनारे? फिर आप देख लो कौन सा दुर्ग आ गया? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जो भी आपके किन 2 नदियों के संगम पे है? बेड़च और गंभीरी। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने माह तक? 8 माह तक इन 2 नदियों के बीच में डेरा डाले रखा। अब आप अगली इसकी सहायक नदी पढ़ रहे हो, गंभीरी। गंभीरी का कितना याद रखना है? एमपी से निकलती है, एमपी से निकलती है। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, हमने लगभग सारी नदियाँ पढ़ी है वो एमपी से निकल रही है, इसको 1-2 नदियों को छोड़ के। ठीक है, तो आपको याद रखना है गंभीरी परियोजना कहाँ चल रही है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, फिर आपने त्रिवेणी संगम कर ही दिया था। त्रिवेणी संगम कहाँ हुआ? फिर मैंने आपको कहा था अब इसकी एक सहायक नदी और पढ़ो, और उस सहायक नदी का नाम है मेनाल। मेनाल कहाँ पे? भीलवाड़ा। मेनाल कहाँ पे? तो मेनाल जलप्रपात कहाँ हुआ? चलो भाई, अब इसकी एक सहायक नदी और पढ़ लो, आखिरी है। खारी नदी। एक इसकी सहायक नदी का नाम क्या है आपके? खारी। पानी है क्या? खारी नदी का देखो भाई, एक मिनट थोड़ा सा, चलो खारी नदी करके फिर आगे पढ़ते हैं। नदी का नाम खारी नदी। खारी नदी का उद्गम आप याद करो तो ठीक है, नहीं वो तो नहीं सर, कोई जरूरत को नहीं था। तो ध्यान राजसमंद निकला। कहाँ से निकलती है ना? बिजराल गांव की पहाड़ियाँ, ऐसा कुछ लिखा जाता है, बिजराल गांव की पहाड़ियाँ। याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई ज़रूरी कोई। एक चीज़ देखिए, कोठारी कहाँ से निकल रही है? दिवेर, दिवेर, दिवेर राजसमंद। खारी कहाँ से निकल रही? राजसमंद। राजस्थान की लगभग सारी जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है? राजसमंद से। ज़्यादातर नदियां कहाँ से निकलती है? आगे देखें, इस नदी का बहाव क्षेत्र देखना। राजसमंद पहले कहाँ भाई? राजसमंद में ऊपर की तरफ चले जाओ, भीलवाड़ा। कहाँ? और भीलवाड़ा से आपके अजमेर, और अजमेर से ले जाओ इसको टोंक में जाके, पहले तो टोंक में मिला दो इसको। कहाँ मिली थी खारी? राजमहल। राजमहल टोंक में मिली थी ना, किन नदियों से? बनास, खारी और डाई। पहले तो आपको जो याद है ना, पहले वो चीज़ क्लियर करो, बाद में आगे पढ़ो। आपने एक बार का इस नदी का उद्गम किया राजसमंद से, बिजराल गांव में याद रहे तो ठीक है, नहीं तो राजसमंद से निकल गई। राजसमंद से कहाँ गई? भीलवाड़ा की तरफ। भीलवाड़ा से अजमेर से कहाँ चलेगी? और टोंक में आपने राजमहल में इसका त्रिवेणी संगम कर दिया, मामला खत्म। अब इसका बहाव क्षेत्र देख ले। देखो राजसमंद, कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत ही शानी जगह है, कोई क्वेश्चन कौन बनाएगा? ठीक है, राजसमंद में ये नदी कोई क्वेश्चन नहीं बनाती। एक वैसे बनाती है, राजसमंद से निकलती है वैसे तो। ठीक है, अब आगे देखो, यहां से कहां गई? भीलवाड़ा में 2 जगह लिख रहा हूं। एक तो देखो हुरडा, एक तो हुरडा,
भीलवाड़ा का हुरडा है वो खारी नदी के किनारे है, और एक थोड़ा सा आगे चले जाओ आसिंद, आसिंद जो कस्बा है वो भी किस नदी के किनारे है? खारी नदी के। भीलवाड़ा में 2 क्वेश्चन बना दिए, आगे चलते जाओ। अब भीलवाड़ा से इसको आगे ले जाओ, कहाँ ले गए? अजमेर में इस पर एक बांध बना है जिसका नाम है नारायण सागर। बांध का क्या नाम है? नारायण सागर। नारायण सागर बांध किस नदी पर है? खारी नदी पर। कहाँ पर? अजमेर में। जब बिसलपुर बांध नहीं बना था उससे पहले अजमेर की लाइफ लाइन था ये। अजमेर को जो पानी की ज़्यादातर आपूर्ति होती थी वो नारायण सागर बांध से होती थी, लेकिन अब तो बिसलपुर बांध से ज़्यादातर पानी की आपूर्ति होने लगी। तो आपके खारी नदी पे आपने अजमेर में एक बांध बना दिया। अब इस अजमेर से ले जाओ इसको, कहाँ ले जाओगे? टोंक। टोंक की जगह बोलो राजमहल। राजमहल में क्या कर दिया आपने? त्रिवेणी संगम। तीनों के नाम लिख दो वापस, बनास, खारी, खारी और डाई। चलिए, खारी और डाई तो कहाँ से निकली? 190 लगभग एक लंबाई है। कोई पूछा एग्जाम में। राजसमंद, राजसमंद से हुरडा कहाँ पर है? भीलवाड़ा। यानी भीलवाड़ा की हुरडा और आसिंद जो तहसील है वो खारी नदी के किनारे है। फिर अजमेर में ले जाओ, नारायण सागर बांध बना हुआ है, और फिर आपने त्रिवेणी संगम 2 बार पढ़ी चुके हो। अब मेरी बात सुने, यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, हुरडा और आसिंद सीधा पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है भाई किस नदी के किनारे है, तो हम कह सकते हैं खारी नदी के किनारे। लेकिन ये दोनों ही चीजें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो हुरडा कैसे महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में सीधा एक क्वेश्चन आता है, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 1734। 17 को पावड़ो बोलो, 17 एकम 17, 17 दूनी। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 1734। ये तो पहले सीधा पूछा जाता है, कोई लाग लपट नहीं है, सीधी तारीख पूछते हैं। हुरडा सम्मेलन कब? 1700। अब हुआ क्या था वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। हुआ कुछ ऐसा था कि मराठे और पिंडारी ये क्या करते थे, राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा थे अलग अलग रियासतों को परेशान करते थे, उनसे कर वसूल करते थे। तो मराठों और पिंडारियों से परेशान होकर राजपूताना के सभी राजपूत राजाओं ने हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया। इस हुरडा सम्मेलन का आयोजन करने का मुख्य जो करने वाले थे ना वो थे संग्राम सिंह। संग्राम सिंह सेकंड है, ध्यान रखिए। जो फर्स्ट तो सांगो, संग्राम सिंह सेकंड, और इसके साथ था सवाई जय सिंह। सवाई, तो इन्होंने क्या किया, हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया। भाई हुरडा सम्मेलन का आयोजन पहले आपा कोई भी ब्याह वगैरह मांडा तो पहले कुंकू पत्री बांटे अगरा, तो इन्होंने वो कार्ड कूड बांट दिया कि भाई आज होता दिन बाद में आपा ने ई हुरडा नामक जगह पे सभी राजपूत राजा इकट्ठा होंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, जो भी है वो काम उसी दिन हो जाएगा। सारे राजपूत राजा इकट्ठा होंगे। ये किसने कहलाया? मानो 2 महीना बाद की मीटिंग ही भी पहले संग्राम जी को राम नाम सत्य हो गयो चालता रिया। आगो बेटो जगत सिंह बनो, और वो भी किसी हो सेकंड। जगत सिंह कौन सा? तो अब हुरडा सम्मेलन का जब आयोजन हुआ तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह ने। आयोजन किसने करवाया? संग्राम सिंह। हुरडा सम्मेलन के आयोजन करता थे संग्राम सिंह सेकंड और सवाई जय सिंह, जबकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ था? मराठों और पिंडारियों से परेशान होकर राजपूताना के सभी राजपूत राजाओं ने हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया। अब भाई सारे आ तो गए कि हाँ एक सेना बनाएंगे, मराठे आते हैं तो उनको भी मारेंगे, पिंडारियों को भी मार देंगे। फिर मोटी बात ये हो गई कि अध्यक्षता कौन, मतलब सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तो मेवाड़ वाले ने कहा कि मैं प्राचीनतम रियासत हूँ, है ना, मैं करूँगी, मैं आपके अध्यक्षता करूँगा। अब जयपुर वाला कहता नहीं मैं करूँगा, ये कोटा वाला कहेगा मैं करूँगा। इस प्रकार से क्या हुआ कि उस सेना के नेतृत्व को लेकर फिर बात बिगड़ गई, हुरडा सम्मेलन सफल नहीं हुआ। आपके लिए तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ, आयोजन किसने किया, अध्यक्षता किसने की। हुरडा सम्मेलन किस नदी के किनारे, नदी तो बाद की बात है, पहले तो हुरडा सम्मेलन क्लियर होना चाहिए, नदी तो बाद की बात है। ये तो डीपली क्वेश्चन में आ जाएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है, तो बाई चांस कभी पूछ ले कि हुरडा सम्मेलन किस नदी के किनारे हुआ था, खारी नदी। तो ये तो ऐतिहासिक हो गया। अब देखो सांस्कृतिक में क्या है, अपने एक राजस्थान में आसिंद एक जगह है और यहीं पर है गोड दड़ावत, गोठ दड़ावत, ये एक छोटी सी जगह है आसिंद के अंदर ही आती है। यहां पर स्थित है देवनारायण जी का मंदिर। किनका मंदिर है?
ये गुजरों के आराध्य देव या बगड़ावतों के, इनके जो भक्त होते हैं गुजर या बगड़ा, ठीक है ना भाई। गुजर या बगड़ावतों के आराध्य देव देव नारायण जी का मंदिर किस नदी के किनारे? कौन सी नदी के किनारे? खारी। ध्यान रखें, मोस्ट क्वेश्चन है, देव नारायण जी का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? खारी। आप में से कोई गुजर है? गुजरों की एक विशेषता होती है, कभी भी आप उनकी मोटरसाइकिल, उनकी गाड़ी वगैरह देखना, उसके आगे आपको कमल का फूल जो है ना वो दिखाई देगा। किसका देगा? इसका कारण क्या है? कहते हैं कि देवनारायण जी का जन्म नहीं हुआ था, अवतरित हुए थे, कि आकाश में से भगवान ने एक बच्चे को छोड़ दिया जमीन की तरफ, ठीक है, जमीन की तरफ आ रहा है, नीचे पहाड़ था एक पर्वत, तो वो पर्वत है ना, वो पूरा का पूरा पर्वत जो है ना वो कमल के फूल में परिवर्तित हो गया, और वो बच्चा वहाँ आके गिर गया, मरा नहीं, अब मरेगा नहीं, कमल का फूल बन गया वो पूरी की पूरी जगह। आज भी आप जाते हो ना, कौन सी जगह, कभी देवनारायण जी के दर्शन करने जाओ ना, इनके मंदिर के सामने आज भी वो पर्वत वहाँ वैसा का वैसा है, जिसकी आकृति कैसी है? कमल के फूल के जैसी। तो बड़ा ही कमल को सबसे ज़्यादा गुजर जो है ना वो पवित्र मानते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंटों की पूजा होती है। किसकी होती है? ईंटें रखी होती है मंदिर में, मूर्ति नहीं होती, क्या होती है? ईंटें होती है। क्लियर हो गया? तो देवनारायण जी का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देवनारायण जी का फेमस मंदिर है कहाँ पे? आसिंद में। आसिंद में जगह पूछ ले तो गोड़-दड़ावता, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है इनकी? हाँ, मंदिर में, अच्छा, एक कोई ऐसी देवी भी है क्या जिसकी भी पत्थरों की खंडित रूप में पूजी जाने वाली? शीतला माता। आप खुद अपने घर पे नहीं बनाते क्या? बासुड़ा करा ना आप मम्मी का एक अन्न बनो, छोटा छोटा 4-5 पत्थर लिया हुआ, आप मूर्ति कौन लगाओ? शीतला माता के पत्थर लिया हुआ, पत्थर ने वो भोग लगा, पता आपने खुद का भोग लगा लिया है ना, पता आप खुद ही तो जी माँ भी बासुड़ा पहले माता जी के। तो वहाँ पे आप देखो वो खंडित रूप में पूजी जाती है। खंडित रूप में पूजी जाने वाली देवी कौन सी है? अच्छा, ऐसी कोई देवी है क्या जिसकी पीठ की पूजा होती है? ब्राह्मणी माता। कौन सी माता? ब्राह्मणी माता है जिसकी पीठ की पूजा होती है। ये बेसिक जीके है। इतना अगर हमारे ध्यान में रहे ना, ये छोटी छोटी बातें, नो डाउट आप कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर जाओगे। ज़्यादातर आप में पढ़ने में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पता नहीं रहता पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना, फालतू का कचरा, पता नहीं कितने, अरे 33 करोड़, वैसे तो कोटि है, 33 प्रकार के लोग अपने देवता होते हैं, लेकिन अभी कहने लगे 33 करोड़। अब हर देवता का मंदिर है, और फिर हमारे लोक देवता और हो गए, फिर हमारे संत हो गए, तो पता नहीं कितना याद करने बैठो तो एक इतनी बड़ी किताब तो संतों से इनसे बढ़ जाए। लेकिन सबके क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मोटे मोटे 5 लोक देवता, 4 या 5, 2 या 3 संत, जिनको बार बार घुमा फिरा के उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता कहीं रहती नहीं है। ये देवनारायण जी का ध्यान रख लेना भाई। देवनारायण जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा। तो हमने खारी नदी पढ़ ली, खारी नदी में ज़्यादा कुछ था नहीं। राजसमंद से कहाँ गई? भीलवाड़ा। एक तो आसिंद और एक हुरडा, ये दोनों ही आपके किस नदी के किनारे हैं? खारी। अजमेर में इस पर एक क्या बना हुआ है? कौन सा? नारायण सागर बांध। और फिर राजसमंद में आपने ये राजमहल में आपने क्या कर दिया? बनास, खारी और डाई का क्या कर दिया? त्रिवेणी संगम कर दिया। तो ये आपके इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सारी समाप्त हो गई। छोटी मोटी कोई रही है तो लिख लेंगे, तो इसको तो करो और लिखना शुरू करो, निकालो कॉपी।